हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉम नीट 2026 एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। इनमें से प्रोकैरियोट कौन सा नहीं होता है। एंड वी ऑल नो दैट कि जितने भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं वो जो है हमें किंगडम मोनेरा में जो है हमें देखने को मिलते हैं। 5 किंगडम classification was given by R.H. Whitaker 1969 में दिया था। इन्होंने सबसे पहले बोला किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। आफ्टर प्रोटिस्टा किंगडम फंगाई, देन किंगडम प्लांटे एंड एट लास्ट किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा में हमें ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। अब ये जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, एग्जाम्पल इनमें हम मेनली जो पढ़ते हैं दैट इज बैक्टीरिया। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ। अब ये जो माइकोप्लाज्म है ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इट इज पैथोजेनिक टू एनिमल एंड प्लांट। बिना ऑक्सीजन के सरवाइव जो है वो कर सकता है। बैक्टीरिया का हमें पता है डिफरेंट साइज हमें देखने को मिलता है एंड डिफरेंट शेप हमें देखने को मिलती है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं ये किस चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। उनको हमने क्या नाम दिया था? प्रोकैरियोटिक सेल हमने कहा था उनको। अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो इतने से ही सॉल्व हो जाता है और ये एनसीईआरटी में गिवन है। सो ऑप्शन में जो आपको गिवन था दैट इज फंगाई। तो फंगाई हमें पता है अपने आप में एक किंगडम है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या दिए थे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्म, ये हो जाते हैं। सो सॉल्व करते हैं। Which of the following is not a prokaryote? And your answer is fungi. फंगाई क्या है? एक किंगडम होता है, किंगडम फंगाई। बाकी रेस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया ये सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीनस रिप्रेजेंट। जीनस क्या होता है? सो दीज आर दी 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। आपसे जीनस के बारे में पूछा हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती क्या है। कि ये जो है ना एक सिंगल स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होता है, हायरार्की ऑफ स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। हर एक स्टेप जो है किसी रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो कैटेगरी है ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का पार्ट होता है। अब जितनी भी कैटेगरीज हैं कि जितनी भी हमने रैंकिंग कर दी, हमने कैटेगरीज कह दिया, उन सबको टुगेदर हम कह देते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या कह देते हैं? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब जैसे हमने ग्रुपिज्म कर दिया कि इसके कैरेक्टर्स ये हैं, सिमिलर हैं, इसमें ये हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, उनको हमने सभी को एक ग्रुप दे दिया। उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी कैटेगरी। कैटेगरी किसके अंदर आती है? टेक्सॉन के अंदर आती है। अब ये जो टेक्सॉन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी रैंक है, ईच रैंक, ईच टेक्सॉन रिप्रेजेंट किस चीज को करेगा? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखे, आपने उनके कुछ सिमिलर कॉमन कैरेक्टर देखे, उनकी ग्रुपिज्म कर दी। उस ग्रुपिज्म को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैटेगरीज। कैटेगरी को फिर फर्दर आगे क्या कर देते हैं? आप रैंकिंग कर देते हैं, टेक्सॉन कह देते हैं। वो उसकी क्या हो जाती है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। सो 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किंगडम, फाइलम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। स्पीसीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किंगडम से स्पीसीज की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर
जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसको हम समझेंगे हमारे एग्जाम्पल से, ह्यूमन के एग्जाम्पल से। हम सभी क्या हैं, हमारी स्पीसीज क्या है, सेपियंस हैं। तो हम सब में जो कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाते हैं आपके, डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे, जीनस पूछा हुआ है ना, तो जीनस को ही डिटेल में करते हैं। जीनस हमें पता है किसके बाद में देखा हमने, जीनस आता है, फिर उसके बाद क्या आती है, स्पीसीज आती है। अब एग्जाम्पल के लिए अपना एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लो। ह्यूमन बींग का जो एग्जाम्पल है, होमो सेपियंस। सेपियंस क्या होती है बेटा, स्पीसीज है। होमो क्या है, हमारा जीनस है। अब ये जितनी भी स्पीसीज है ना, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक जीनस के अंदर आती हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। हम सभी क्या हैं, आपस में रिलेटेड है ना, तो इसलिए एक ही जीनस में हमें रखा हुआ है। हमें क्या देखने को मिलते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, और सिंपली कह सकते हो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में गिवन, दैट इज जीनस गिवन है आपको पैंथरा। एक जीनस आपको गिवन है सोलेनम। ठीक है, ये क्या है आपके, जीनस है। अब ये जो जीनस है पैंथरा, इसके अंदर जो स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, लियो, टिग्रिस एंड पार्डस। लियो क्या हो गया, लायन। टिग्रिस का मतलब टाइगर है। पार्डस का मतलब लेपर्ड। अब ये जो जीनस है सोलेनम, इसकी हमें स्पीसीज दो देखने को मिलती हैं, एक आ गई पोटैटो में और एक आ गई ब्रिंजल में, जबकि इनका जीनस क्या है, सेम है। देखो जीनस एक ही है, पैंथरा है, और यहाँ पे सोलेनम है। स्पीसीज ये क्या होगी, स्पीसीज होगी। तो अब यहां से अगर मैं कुछ कंक्लूजन निकालती हूं कि जो जीनस है, जीनस में वन और मोर स्पीसीज एपिथेट हमें देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, सही है ना। देखो एक जीनस है, एक जीनस की कितनी स्पीसीज है, देखो एक जीनस की इतनी स्पीसीज है, तो मोर देन वन जो है वो हमें देखने को मिल सकती हैं। अब ये जो देखो शेर है, टाइगर है, लेपर्ड है, क्या ये सारे सेम है, नहीं सेम तो नहीं है, डिफरेंट है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। पोटैटो भी डिफरेंट है, ब्रिंजल भी डिफरेंट है, शेर डिफरेंट है, टाइगर डिफरेंट है, लेपर्ड डिफरेंट है। इसके अलावा क्या ये हमें थोड़े सिमिलर सिमिलर से नजर आते हैं, हाँ। तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी जो है हमें देखने को मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीनस, जो आपको पता होना चाहिए। नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। So genus represent an individual plant or animal? No. A closely related species? Yes, हो सकता है। A group of closely related families? देखो families तो नहीं होता, family तो ऊपर आ गया आपका, तो ये भी गलत है। A population of animals and plant? No. ये किसके बारे में बात करता है, ये species के बारे में बात करता है। So the correct answer is a group of closely related species. This is the next question. Endomembrane system includes. What is endomembrane system? Endomembrane system पूछा हुआ है आपसे, क्या होता है। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसके अंदर हमें कुछ ऑर्गेनलीज देखने को मिलती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल।
ये जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं ये हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखने को मिलती है। सो इतने से ही आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो सॉल्व हो जाता है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने इन 4 ऑर्गेनलीज को क्यों रखा है, क्यों हम इनको कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? बिकॉज जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं इन सभी ऑर्गेनलीज के जो फंक्शन है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनली है ना इनका फंक्शन जो है आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, तो ये 4 क्या है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो यहीं पे ही हम बेटा डिस्कस करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया तो ये जो है हमें नेटवर्क और एक रेटिकुलम स्ट्रक्चर की तरह जो है वो देखने को मिलता है। कहाँ देखते हैं हम? सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर कहाँ होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलता है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंट्रा सेलुलर स्पेस को, किसको? इंट्रा सेलुलर स्पेस को बेटा 2 में डिवाइड कर देता है। एक तो अंदर वाला, अंदर वाले को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनल, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड होगा, और जो बाहर होगा उसके लिए एक्स्ट्रा ल्यूमिनल टर्म हम यूज करते हैं, जो कहां पे होगा? आपका साइटोप्लाज्म में। इतना क्लियर होगा? अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वी ऑल नो दैट कि अगर इनके आउटर सरफेस पे बेटा राइबोसोम प्रेजेंट है तो हमने इसको कह दिया रफ ER। अगर राइबोसोम एब्सेंट हैं, लैक करते हैं, मतलब नहीं है, तब हम इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेजर जो फंक्शन है, इट इज द मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। डायरेक्ट लाइन दी हुई है, लिपिड सिंथेसिस की है। और एनिमल्स में क्या होता है? लिपिड लाइक जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं वो भी बनते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू फंक्शन। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमें पता है क्या बनता है इससे? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन बनाते हैं जी, एंड उसको सिक्रीट भी करते हैं। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब भी आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा यूकैरियोटिक सेल का, तो हम इनको कैसे बनाते हैं? ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है, किसके साथ में? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो आया था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहां से आया था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। मेजर साइट किसके लिए होती है? लिपिड सिंथेसिस की होती है, और स्टेरॉइड लाइक हॉर्मोन्स। सो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, जल्दी से अपने आप से बेटा इसको सॉल्व करो। अभी मैंने कहा 4 होती हैं, कौन कौन सी बताया? ER कहा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मैंने कहा, लाइसोसोम मैंने कहा, एंड वैक्यूल मैंने कहा। सो द आंसर इज सेकंड, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन क्या है? आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने कहा इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होता, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ जी। हैज राइबोसोम? नो। दैट्स व्हाई हमने इसको क्या कहा? स्मूथ, क्योंकि राइबोसोम नहीं है। क्या प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं? नहीं करते हैं। राइबोसोम जब है ही नहीं तो प्रोटीन कैसे बना देगा? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं? नहीं बनते हैं। क्या बताया मैंने? लिपिड, लिपिड बनता है। लिपिड सिंथेसिस की मेजर साइट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एंड जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए वो सारे के सारे कैसे हैं, इजी हैं और इजीली एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोटो रेस्पिरेशन से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट? फोटो रेस्पिरेशन, अगर हम रिकॉल करते हैं केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप RuBp प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA जो है फॉर्म करता है रूबिस्को की प्रेजेंस में, राइट। अब ये जो बेटा रूबिस्को है, RuBis रूबिस्को, इसके पास में एक्टिव साइट, इसके पास में एक्टिव साइट होती है दोनों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लिए। इसकी हायर एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कब? जब इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो इक्वल हो। तो मतलब इन दोनों की रिलेटिव कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि RuBp के पास जाके कौन जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी या ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो जब इन दोनों की इक्वल इक्वल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके जुड़ जाता है। अगर मैं मेनली बात करूं इन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स में हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, दैट मीन्स ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो अगर ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। C3 में फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रही है। तो ये था नॉर्मली ये वाला स्टेप होना चाहिए, बट फोटो रेस्पिरेशन होती है C3 के केस में। तो जब C3 के केस में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हो रही है तो RuBp जो है वो किसके साथ में बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करके क्या बना देता है, 1 मॉलिक्यूल बना रहा है फॉस्फो ग्लिसरेट का, एंड उसके साथ में बनाता है फॉस्फो ग्लाइकोलेट बनता है जो कि एक 2 कार्बन होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने याद करना है। ऑक्सीजन बाइंड कर रही है फोटो रेस्पिरेशन की वजह से, तो एक मॉलिक्यूल बनता है आपका फॉस्फोग्लिसरेट का और एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का जो कि 2 कार्बन होता है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन हो रही है तो नो शुगर, नो ATP फॉर्म्ड नहीं बनता। उसके साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ATP नहीं बन रहा है तो कोई भी NADPH नहीं बनता। ये भी ऑप्शन में स्टेटमेंट गिवन थी। साथ में किस चीज को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है एंड ATP को यूज करता है। ATP को क्या करता है, यूज करता है। सो दिस इज फोटो रेस्पिरेशन। इसको बेटा ध्यान से देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। C3 में याद रखना है फोटो रेस्पिरेशन होती ही होती है, ठीक है। अब C4 में समझते हैं कि C4 में क्या होता है। सो इन C4 प्लांट्स में कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन बेटा कब हो रही थी, जब रिलेटिव कंसंट्रेशन में जो है हमें कुछ जो है घपला देखने को मिल रहा था, उनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन अच्छी नहीं थी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की रिलेटिव कंसंट्रेशन इक्वल थी तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रहा था आपका। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता ही करता है। सो यहाँ पे C4 प्लांट क्या करते हैं ना, C4 की जो CO2 कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देता है। कहाँ पे, एंजाइम साइड पे। एंजाइम कौन है आपका, रूबिस्को। तो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड करेगा, कब करेगा, जब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। तो C4 प्लांट्स क्या करते हैं, वो CO2 की कंसंट्रेशन कर देते हैं। कहाँ पे, जहां पे रिएक्शन होना होता है उसकी एंजाइमेटिक साइट के ऊपर। अब ये कैसे करता है, C4 एसिड
कहाँ पे? मेसोफिल में होगा। ठीक है, ये क्या है? मेसोफिल है। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा बंडल सीथ सेल में। अब ये बंडल सीथ सेल में जाके ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, क्या रिलीज कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रुबिस्को तो इसके साथ ही बाइंड करेगा और किसकी तरह काम करेगा? कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। ठीक है, क्रेंच एनाटॉमी हमें देखने को मिलती है ना C4 प्लांट में, बिकॉज ये क्या करता है? CO2 की कंसंट्रेशन कर देता है। ठीक है, क्योंकि मेसोफिल के जो C4 एसिड है वो बंडल सीथ में आके टूटेगा, टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, उसकी कंसंट्रेशन एंजाइमेटिक साइट में इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए रुबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कर देता है? फिक्सेशन कर देता है। बिकॉज ऑफ दिस C4 प्लांट लैक फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, इसलिए बेटा इनकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड भी क्या हो जाती है? हाई होती है। प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड क्या होती है? हाई होती है। एंड इनकी जो टॉलरेंस है हाई टेम्परेचर भी हाई होती है। ठीक है, क्या होती है? हाई ही होती है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, फिर इसके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। सो आ जाओ जी, अब वापस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। तो ये आपसे पूछा हुआ था, फोटो रेस्पिरेशन है। तो जब फोटो रेस्पिरेशन बेटा आपसे पूछी हुई है तो फोटो रेस्पिरेशन हमें देखा C3 में होती ही होती है, C3 प्लांट्स में होती है। तो पहला ऑप्शन क्या था? नहीं होगा भाई, यहाँ पे फॉस्फो होगा। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट देखा ना बन रहा है, ये नहीं बनते हैं, ये है होता आपका। क्या CO2 इज कंज्यूम्ड? फोटो रेस्पिरेशन में हमें क्या है? फोटो रेस्पिरेशन में तो हमें पता है भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, तो बनेगा थोड़ी ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका? C&D। C&D इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को शोन बिलो। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये मैंने अभी नीचे ड्रॉ किया। ये वाला हमने कहाँ देखा? ये हमने C3 प्लांट्स में देखा। कहाँ देखा? C3 प्लांट्स में देखा। और यहीं पे मैंने आपको कहा कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनने के साथ में यहाँ पे क्या बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। क्या बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। सो द आंसर इज योर सेकेंड ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाता है? सेकेंड आंसर।